गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम। नीट के टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका 2 से 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से फिक्स है एंड साथ ही साथ ये चैप्टर फिज़िकल केमिस्ट्री में मैक्सिमम बच्चों को नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से टफ लगता है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में आपको थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट भी है, कुछ फार्मूलाज को भी याद करना पड़ता है एंड अगर आप इस चैप्टर को शॉर्ट ट्रिक्स में समझ लेते हो तो इससे आने वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बल्कि क्वेश्चंस इजी रहते हैं। थोड़ा कैलकुलेटिव प्रैक्टिस करना पड़ता है एंड उसके बाद आप इस चैप्टर में मास्टरी कर सकते हो। तो जैसा कि टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो बेसिकली ये चैप्टर 2 भागों में बटा हुआ है। पहला केमिकल इक्विलिब्रियम एंड दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम। आज के इस लेक्चर टॉपिक में हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम को समझेंगे। जैसे सबसे पहले इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो इक्विलिब्रियम जैसा आप देख रहे हो बोर्ड पे लिखा गया है, द स्टेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बिकम कांस्टेंट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इससे आप क्या समझते हो? क्या केमिकल इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सेम हो जाता है? नहीं। एक ऐसा स्टेट किसी भी केमिकल रिएक्शन का जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाए, मींस प्रोडक्ट मींस रिएक्टेंट अब प्रोडक्ट में फर्दर कन्वर्ट ना हो या प्रोडक्ट फिर से बैक टू द रिएक्शन में कन्वर्ट ना हो, इसको हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम अटेंड करने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यह है कि केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग उसी केमिकल रिएक्शंस के लिए कंसीडर करते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल नेचर के हों। जो इरिवर्सिबल नेचर के हैं, जिसमें प्रोडक्ट एक ही बार में जिसमें रिएक्टेंट एक ही बार में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया हो, उसके लिए हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम या कोई भी इक्विलिब्रियम की स्टडी नहीं करते हैं। अब आपको सबसे पहले याद क्या रखना है कि इक्विलिब्रियम जो कोई भी पॉइंट है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, सेम उसी रेट से दोबारा प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखे और दोनों का जो रेट ऑफ रिएक्शन हो, फॉरवर्ड का भी रेट ऑफ रिएक्शन एंड बैकवर्ड का भी रेट ऑफ रिएक्शन जब सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। अब कोई भी आपको केमिकल रिएक्शंस हो या कोई भी आपको इक्विलिब्रियम के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको आपको सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको याद रखना है। वो क्या है? जो एट इक्विलिब्रियम गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी स्टैंड्स फॉर गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू 0 होता है एंड Q दैट इज इक्वल टू द रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट हमेशा के इक्विलिब्रियम के बराबर होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ से आपका कैलकुलेटिव पार्ट स्टार्ट हो जाता है वो ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc अगर आपको किसी रिएक्शन का निकालने दिया जाए और आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर आपको गिवन हो, तो उस पॉइंट पे आप Kc या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इस पॉइंट पे आपको Kc या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ईजी फॉर्मूला है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो आपको गिवन है उसको आप डिवाइड कर दो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से। अब इसका एक डेरिवेशन भी आता है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इवन आपके नीट में भी बहुत बार डिफरेंट स्टेप से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो लेट अस कंसिडर अ हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन दैट इज A plus B. Here is small and small b is the stoichiometric coefficient of A and B respectively, and A and B are the reactant and C plus D is the product. Here small c and small d are the stoichiometric coefficient of C and D respectively. So rate of forward reaction RF is directly proportional to concentration active mass of A to the power A into active mass of B to the power B. इसको अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं RF इज इक्वल टू KF
इंटू एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, आर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ सी टू द पावर सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी टू द पावर डी। अब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है उस टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो इसको हम लोग फर्दर कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म में, के एफ जैसा हम लोग यहाँ पे लिखे थे, आर एफ इज इक्वल टू के एफ, तो आर एफ को हम लोग के एफ इंटू ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी इक्वल टू के बी जो आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन था। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, के बी इंटू सी टू द पावर सी इंटू डी टू द पावर डी। अब ये जो आप पार्ट देख रहे हो के एफ बाई के बी, ये सेम एज इट इज़ यही वाला पोर्शन है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाए थे ना, आर एफ के जगह पे के एफ लगाए थे, आर बी के जगह पे के बी लगाए थे, अब हम लोग उसको पुट करेंगे। सो के एफ बाई के बी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी टू द पावर सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर बी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि सर यहाँ पे के एफ बाई के बी लिखा गया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ए को ऊपर क्यों नहीं लिखा और ए वाले मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन के टर्म्स थे उसको हम लोग ऊपर क्यों नहीं लिखे। अब देखो इसका एक छोटा सा जस्ट मैथमेटिकल प्रैक्टिस है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, के एफ इंटू ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी। अब जब ये तुम्हारा डिवाइडर्स फॉर्म में है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, के एफ इंटू ए टू द पावर ए, सिमिलरली यहाँ पे भी के बी है तो ये इसका क्रॉस मल्टीपल में जाएगा। तो इसको अब हम लोग के एफ बाई के बी इक्वल टू सी टू द पावर सी इंटू डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाई ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी। इसको हम लोग शॉर्ट टर्म्स में क्या बोल सकते हैं, एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। अब के एफ बाई के बी क्या था, के एफ बाई के बी ही तो आपका के सी है जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है। तो ये हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। बहुत बार आपको क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ना देके पार्शियल प्रेशर पूछा जाता है या पार्शियल प्रेशर गिवन होगा और तब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, जिसको हम लोग के पी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे के सी मीन्स कंसंट्रेशन, यहाँ पे के पी मीन्स आपका इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। उस कंडीशन में क्या होगा, के पी इक्वल टू सेम एज इट इज़ आप जैसे यहाँ पे किए हुए हो यहाँ पे भी आपको वही करना है। मैंने जस्ट आपका जो लास्ट वाला फॉर्म था उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो के पी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी। ये हो गया आपका के सी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, एंड ये हो गया आपका के पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब आपका नीट को में जो सबसे फेवरेट टॉपिक है जहाँ से आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, वो क्या है, रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। अब के पी और के सी का रिलेशन अगर आपको दिया गया है, इसका मतलब आपको अगर इक्वेशन में ये पूछा जाए कि के पी का वैल्यू ये है, के सी क्या आएगा, या के सी का वैल्यू गिवन है, के पी क्या होगा, या बहुत बार आपको के पी और के सी का रिलेशन में डायरेक्ट मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो उसका एक सीधा साधा मैथमेटिकल फार्मूला ये है, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या है, वह डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या है कि ये जो हम लोग कंप्लीट कैलकुलेशन करते हैं उसमें आपका नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ही होना चाहिए प्रोडक्ट का और नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ही होना चाहिए रिएक्टेंट का। अगर गैसियस मोल्स नहीं दिया गया है, इवन आपको कोई भी इक्वेशन, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आपको दिया गया है उसमें कहीं पे एल लिखा गया है, कहीं पे ए क्यू लिखा गया है, कहीं पे एस लिखा गया है किसी भी केमिकल कॉम्पोजिशन के आगे, तो उस जगह पे आपको एक्टिव मास की वैल्यू 1 लेनी है।
ठीक है। एंड उसको आप कैलकुलेशन में आप यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते हो। डेल्टा एन जी में हमेशा गैसियस मोल्स ही कंसिडर होते हैं। तो इसके बेसिस पे आप यहाँ पे निकाल सकते हो। अब मान के चलो किसी इक्वेशन में डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है, मतलब नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जितना है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स भी उतने ही हैं। तो अगर आप मान के चलो यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ गैसियस मोल्स सपोज करो 2 है प्रोडक्ट का, और नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे भी 2 है, तो 2 - 2 = 0। अगर ये डेल्टा एन जी 0 हो जाता है, तो अगर आपका ये डेल्टा एन जी 0 होता है तो आपका इक्वेशन क्या होगा, के पी = KC RT⁻0। और किसी का भी पावर 0 हो, A⁻0, आपने मैथ्स में 9th में पढ़ा होगा, किसी के भी पावर में अगर 0 हो तो उसको हम लोग 1 कंसिडर करते हैं। तो उस कंडीशन में KP = KC हो जाएगा। समझ में आया? इसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशंस आएंगे, हर साल आते हैं, इस बार भी आएगा। एंड इस इक्वेशन का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इसको आप याद कर लो, तो आप इससे 4 नंबर अपने नीट के मार्क्स में सिक्योर कर सकते हो। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो आता है वो है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ये इक्वेशन हालांकि आपको यहाँ पे दिया गया है, इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट आप थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में भी पढ़ोगे, मैं ही पढ़ाऊँगा आपको। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, अब आप याद करो। इसका एक सीधा इन जनरल फार्मूला जो आपको अभी याद रखना है, इन जनरल इसका डेरिवेशन मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स में बताऊँगा। डेल्टा जी दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट दैट इज स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी प्लस 2.303 RT log KC। यहाँ पे अगर ln होता ना तो यहाँ पे हम लोग 2.303 नहीं लेते, दैट इज नेचुरल लॉग। अब हम लोग लॉग को लॉग बेस टू द पावर 10 ले रहे हैं, तो इस वजह से ये आपका यहाँ पे 2.303 कैलकुलेशन पार्ट में आएगा। अब हम लोगों ने सबसे पहले आप याद करो क्या पढ़ा था, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज 0। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाती है तो वहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू 0 होती है। तो अगर ये यहाँ पे 0 है तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी लिख भी दिया है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो 0 = डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log KC होगा। अब इसको हम लोग को डेल्टा जी नॉट को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है, तो ये जो पॉजिटिव साइन है ना बाबू, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या आएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log KC। आई होप आज का ये चैप्टर जितना मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालें, हम लोग इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व भी करेंगे। थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं ऑनलाइन क्लासेस में फ़िलहाल, क्योंकि हम लोग वैसा अभी सेटअप नहीं कर पाए हैं, बट बहुत जल्द ये सारे सेटअप भी कंप्लीट हो जाएंगे। पढ़ाई स्टार्ट करनी थी, इस वजह से आज हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है, एंड फर्दर ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो जिसको ये चैप्टर अभी तक जितना मैंने पढ़ा है वो समझ में आया हो तो काइंडली वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।